So hello everybody, welcome to this session or welcome to the class. So in the previous video or in the previous videos, firstly we have done the previous year questions. हमने PYQs का analysis किया था. ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था. देन उसके बाद जो है वो हमने एक मेथड को डिस्कस किया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद वी ट्राई टू सी कि आपके पास जो सवाल हैं वो कैसे पूछे जाते हैं. तो एक जो था आपके पास जो था, वी हैव द होलिस्टिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे, और दूसरे जो थे वो आपके पास जो है स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे थे. राइट अ शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे थे. ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद जो है वी देन ट्राई टू सी ईच एंड एवरी मेथड. हर एक मेथड को जो है वो हमने देखने की कोशिश की. जैसे पेडिग्री एनालिसिस, हमने जो है वो पेडिग्री एनालिसिस पिछली क्लास के अंदर जो है वो किया. सो यहाँ पे हम अगले मेथड के बारे में करेंगे, दैट इज़ द ट्विन एंड को ट्विन स्टडीज़. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, सो प्लीज़ गो टू दी O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स. ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इन दी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स आपको जो है वो एक रिसोर्स सेक्शन मिलेगा. यू विल फाइंड अ रिसोर्स सेक्शन, और रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये फाइल जो है वो मिल जाएगी. ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी डे 15th वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स एंड एप्लीकेशंस. सो ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी ट्राई टू डिस्कस दैट व्हाट आर, आपके पास जो कहाँ से जो है वो सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं. देन आपके पास जो है वो ट्विन स्टडीज़. ठीक है, ट्विन स्टडीज़ के अंदर दो तीन चीज़ें हैं. ट्विन स्टडी के अंदर जो है वो पहली चीज़ होती है कि आपके पास जो है वो डायग्नोसिस कैसे किया जाए, ट्विन्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाए. ठीक है, कि ट्विन्स होते क्या हैं. पहली चीज़, ट्विन्स वो लोग होते हैं, दे आर टू ऑफस्प्रिंग्स और मोर ऑफस्प्रिंग्स जो कि आपके पास एक प्रेगनेंसी में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम ट्विन्स कहते हैं. ट्विन्स मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल या फिर डायजाइगोटिक फ्रेटर्नल होते हैं. ठीक है, एक तो आपके पास जो है मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक के अंदर कैसे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, वहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते थे. ठीक है, 1990s के अंदर जो है वो आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि क्या आपके पास जो डायग्नोज करने के मेथड्स हैं वो कौन से हैं, उनको आपको जो है वो एक्सप्लेन करना होता था. लेकिन अब जो है वो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कम हो चुके हैं. अब बच्चों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपके पास ट्विन स्टडी मेथड समझाओ. तो ट्विन स्टडी मेथड के अंदर जो डायग्नोसिस है, जस्ट उनको आप जो है वो एक दो लाइंस के अंदर जो है वो निपटा सकते हो. फिर उसके बाद कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़ हेरिटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में जो है वो आप लिख सकते हो. ठीक है, सो ट्विन्स दे कैन बी ईदर मोनोजाइगोटिक, इन या तो ये मोनोजाइगोटिक होते हैं यानी कि आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि एक जाइगोट से आपके पास बनते हैं, या फिर ये जो है वो आपके पास डायजाइगोटिक भी हो सकते हैं यानी कि फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं. मीनिंग कि ये जो है वो आपके पास सेपरेट एग से जो है वो बनते हैं. ठीक है, सो आपके पास डायजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक. सो आपके पास जो है डायग्नोसिस ऑफ ट्विन्स, इनका जो है वो डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, ट्विन्स का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है. सो जो पहला मेथड है दैट इज़ द प्लेसेंटल मेथड. ठीक है, द फर्स्ट मेथड इट इज़ द प्लेसेंटल मेथड. प्लेसेंटल मेथड के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो चार तरह के जो है वो हो सकते हैं. या तो आपके पास यू हैव द डायअमोनिटिक एंड डायक्रोनिक सेपरेट, डायअमोनिटिक एंड डायक्रोनिक फ्यूज्ड, डायअमोनिटिक मोनोक्रोनिक, मोनोअमोनिटिक एंड मोनोक्रोनिक. ऐसे जो है वो आपके पास जो है वो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है. ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ भी लेते हैं तो जो है लिखना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए. ठीक है, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं दी जाती, और मोस्ट प्रोबेबली वो जब आपके पास ट्विन मेथड्स पूछते हैं तो ट्विन मेथड्स के अंदर अगर आप सिर्फ प्लेसेंटल मेथड लिख दो तो वो भी जो है इनफ होगा, क्योंकि आपको जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होती है, एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़ की.
या फिर आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको जो हेरिटेबिलिटी एनालिसिस हैं उनकी जो है वो वेरिएंस की जो है वो आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, उनके केस स्टडीज़ देने पड़ेंगे। तो सारे का सारा जो आपके पास स्पेस है वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपको प्लेसेंटल मेथड लिख के जो है वो आगे बढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे जो है वो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एक केस स्टडी हुई थी, ठीक है। इसका जो है वो एक स्टडी की गई थी प्लेसेंटल मेथड की। एस.के. चक्रवर्ती ने स्टडी की थी गड्डी ब्राह्मण्स के अंदर, चंबा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गड्डी ब्राह्मण्स के अंदर उन्होंने ट्विंस का एक सैम्पल स्पेस लिया और ट्विंस का सैम्पल स्पेस लेके उन्होंने जो है वो उनके ऊपर एक स्टडी की, ठीक है। उनके ऊपर स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि आपके पास इस तरह से चार्ट बनाया, टाइप्स ऑफ ट्विंस, मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक। फिर आपके पास मोनोक्रोनिक यानी कि जिसके अंदर एक आपके पास कोरियन की लेयर है, और डायकोरियनिक जिसके अंदर जो है वो दो कोरियन की जो है वो लेयर्स हैं। अगर आपके पास मोनोकोरियनिक है तो आपके पास अगर आपके पास मोनोकोरियनिक है तो आपके पास जो है वो डाई भी हो सकता है और मोनो भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो है एक कोरियन की लेयर है, आपके पास डाई भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, डाई भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है। दो कोरियन की लेयर है, आपके पास दो कोरियन की लेयर है, ये जो है वो आपके पास ज़्यादातर कंडीशन जो है वो डाई होगा, ठीक है। जो आपके पास मोनोजाइगोटिक है वो आपके पास जो है इट कैन बी सॉरी दीज आर प्लेसेंटाज, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो अमोनिक नहीं लिखा गया, उन्होंने अमोनिक को एनालाइज नहीं किया, प्लेसेंटा को एनालाइज किया। इसके अंदर दो प्लेसेंटा भी हो सकता है या फिर आपके पास जो है वो एक प्लेसेंटा भी हो सकता है, ठीक है। मोनोजाइगोटिक जिनके अंदर मोनो कोरियन और मोनो एमनियन लेयर थी, ठीक है, वो बहुत रेयर थे, ठीक है, दे वर वेरी रेयर। जिनके अंदर एक कोरियन की लेयर थी और दो अमेनियन की लेयर थी, ठीक है, दो अमेनियन की लेयर थे, दे वर 65%। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, अगर आपके पास जो है वो कोई मोनोजाइगोटिक बच्चा पैदा हुआ है तो आपके पास जो है चांसेस आर 65% चांसेस आर कि आपके पास जो है वो एक लेयर उसके अंदर जो है कोरियन की होगी और एक लेयर जो है वो उसके अंदर जो है वो एमनियन की होगी, ठीक है। सो सॉरी, 2 लेयर जो हैं वो आपके पास एमनियन की होंगी, ठीक है। 65% चांसेस आर, ठीक है। फिर आपके पास एक प्लेसेंटल और दो कोरियन की लेयर 25%, 2 प्लेसेंटल और 2 कोरियन की लेयर 10%। अगर आपके पास 2 प्लेसेंटल लेयर्स आ जाती है और 2 कोरियनिक लेयर्स आ जाती हैं, 60% चांसेस आर दैट इट इज़ दी डायजाइगोटिक। तो आपके पास जो ट्विन पैदा होने वाला है वो डायजाइगोटिक पैदा होने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पास दो कोरियन की लेयर है और एक प्लेसेंटल लेयर है, 40% चांसेस आर कि वो जो है वो आपके पास डायजाइगोटिक पैदा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है यू कैन मेजर दी प्रोबेबिलिटी। आप जो है वो अल्ट्रासाउंड से ये देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड एनालिसिस से ये देख सकते हो कि उसके अंदर आपके पास लेयर्स कैसी हैं। एक लेयर है प्लेसेंटा की या फिर दो लेयर है कोरियन की, एक लेयर है अमनियन की या फिर एक लेयर है कोरियन की, ठीक है। एंड दीज आर प्रोबेबिलिटीज़, ये जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो आपके पास जो प्लेसेंटल मेथड है, इन द प्लेसेंटल मेथड यू कैन एनालाइज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इट इज़ द कीवर्ड, आप जो है वो प्रोबेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हो। देन उसके बाद जो अगला मेथड आता है दैट इज़ द सिमिलैरिटी मेथड। इन द सिमिलैरिटी मेथड आप ब्लड ग्रुप को, सीरम प्रोटीन को, HLA सिस्टम को आप एनालाइज करते हो, उनको कंपेयर करते हो। और जो आपके पास मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, इन दी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आपके पास जो सिमिलैरिटी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास ज़्यादा होती है। इन दी डायजाइगोटिक ट्विन आपके पास जो सिमिलैरिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास जो है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है, कम होती है उसके अंदर। लेकिन आपके पास जो है ऐसी सिमिलैरिटी जैसे ब्लड ग्रुप की सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी जो है इट इज़ मोस्ट प्रोफाउंडली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक मटेरियल। सीरम प्रोटीन की सिमिलैरिटी अगेन इट इज़ मोस्ट प्रोफाउंडली
डिटरमाइंड बाय जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आई कलर। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़, ये आपके पास सिमिलैरिटीज़ हैं। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट एनालिसिस अगेन आपके पास जो है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं दे हैव वेरी सिमिलर, बच्चे सेम लिख देते हैं, सेम नहीं, दे हैव वेरी सिमिलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो उनके आपके पास जो टेंडन रिपीट्स होते हैं, एसटीआरस होते हैं, एसटीआर के जो पैटर्न्स हैं दोनों के काफ़ी सिमिलर होते हैं, काफ़ी हद तक जो है वो आपके पास सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जो है वो इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे रिलायबल मेथड है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास डर्मेटोग्राफिक्स है। डर्मेटोग्राफिक्स का मतलब क्या है? फिंगरप्रिंट एनालिसिस। जो आपके पास मोनोजाइगोट्स हैं उनके सिमिलर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डाइजाइगोट्स के जो है वो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स जो है वो आ जाते हैं। एंड दिस मेथड इट इज़ नॉट फूल प्रूफ, ये फूल प्रूफ नहीं होता है। फिर उसके बाद आपके पास जेनेटिक मार्कर्स आ जाते हैं। जेनेटिक मार्कर्स का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे आपके पास ब्रांडिंग्स जो कि लोगों को, जो कि आपके पास अलग अलग जो जेनेटिक सेगमेंट्स हैं उनको वो अलग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर्स। जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप हो गए, जैसे आपके पास सीरम प्रोटीन्स हो गए, जैसे आपके पास क्रोमोसोम्स हो गए, वाई क्रोमोसोम हो गया। वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल के साथ ही मिलेगा, फीमेल के साथ नहीं मिलेगा। सीरम प्रोटीन्स, HLA सीरम प्रोटीन्स वगैरह हो गए। HLA सीरम प्रोटीन के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग म्यूटेशंस मिलती हैं, और उन म्यूटेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है एक रेस के अंदर ज़्यादा होती है, दूसरी रेस के अंदर कम होती है। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, द ओ ब्लड ग्रुप्स, इसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो एबोरिजिनल्स के अंदर ज़्यादा है। जो आपके पास यूरोपियंस हैं उनके अंदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ब्लड ग्रुप्स, दीज आर द जेनेटिक मार्कर्स। जनरली आपके पास जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मार्कर्स हैं दे आर सेम, उनके अंदर जेनेटिक मार्कर जो है वो सेम होते हैं। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उनके अंदर जेनेटिक मार्कर जो हैं वो सेम होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स, इन टेक्निक्स की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि प्रोबेबली कौन जो है वो आपके पास मोनोजाइगोटिक है और कौन जो है वो आपके पास डाइजाइगोटिक है, ठीक है। आपको पहला स्टेप जो है वो है ये डायग्नोज करना, इस चीज़ को डायग्नोज करना कि आपके पास डाइजाइगोटिक कौन है और आपके पास जो है वो मोनोजाइगोटिक कौन है। आपके पास ये चीज़ें डायग्नोज हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद अगली चीज़ है आपके पास ये देखना कि नेचर नर्चर डिबेट को देखना। नेचर नर्चर डिबेट को देखना। नेचर नर्चर डिबेट क्या चीज़ है कि आपके पास कितना, आपके पास जो जीन्स हैं, कितना आपके पास जो फैक्टर है, या फिर कितनी जो एक ट्रेट के अंदर जो है वो आपके पास नेचर अपना रोल अदा करती है। नेचर का मतलब क्या है कि आपके पास जो जीन है वो कितना रोल अब अदा करती है, यानी कि हेरिटेबिलिटी कितना रोल जो है वो अदा करती है, और कितना जो है वो आपके पास आपका जो कल्चर है, ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके पास ट्रेट के फॉर्मेशन के अंदर जो है वो अपना रोल अदा करता है, ठीक है। तो अगली जो आपके पास सेगमेंट हम ट्विन या फिर को ट्विन स्टडीज़ का करेंगे वो रहेगा नेचर नर्चर डिबेट के ऊपर, कि आपके पास एक ट्रेट की फॉर्मेशन में कितना रोल एनवायरनमेंट का है और कितना रोल जो है वो आपकी हेरिटेबिलिटी का है, कितना रोल जो है वो आपके जीन्स का है, ठीक है। सो द हेरिटेबिलिटी इन एस्टिमेट्स। अब देखिए इन द ट्विन स्टडीज़ के अंदर हम दो तरह के ट्रेट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपके पास जो है डिस्क्रीट ट्रेट्स, दूसरे हैं आपके पास जो है वो कंटिन्यूस ट्रेट्स। द डिस्क्रीट ट्रेट्स, इन द डिस्क्रीट ट्रेट्स वी ट्राई टू जज देम विद द हेल्प ऑफ द कॉनकॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़, ठीक है। उनको हम कॉनकॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़ के माध्यम से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। जो आपके पास कंटिन्यूस ट्रेट्स होते हैं उनको हम हेरिटेबिलिटी एनालिसिस से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉनकॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस फॉर द डिस्क्रीट ट्रेट्स, इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके पास कॉनकॉर्डेंस का मतलब क्या है
कि जहां पे आपके पास सिमिलरिटी आ गई है। डिसकॉर्डेंस का मतलब क्या है कि जहां पे जितने परसेंटेज आपके पास जो है वो डिससिमिलरिटी आ गई है उसको हम डिसकॉर्डेंस कहते हैं। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द वे द phenotypic similarities and the differences of the characters they are measured in the twins। ठीक है, तो डिग्री मेजर की जाती है इनके अंदर कि कितनी डिग्री की सिमिलैरिटी है और कितनी डिग्री की जो है वो आपके पास जो है कितनी परसेंटेज जो है वो आपके पास जो है वो डिससिमिलर है। मैं एक एग्जांपल देके जो है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एग्जांपल। आपके पास जो है वो कॉन्कॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस को मेजर किया गया है। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आप देखिए, दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज ऑल ट्रेट्स, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। ये सारे के सारे ट्रेट्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग अप, बच्चे के लेट्स से सिटिंग अप का मतलब क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तब आपके पास जो है वो धीरे धीरे पहले क्रॉल करना स्टार्ट करता है, फिर बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बैठना का मतलब क्या है कि उसकी बैठने की जो उम्र है, मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस क्या है, 82%। 82% का मतलब क्या है कि आपके पास 100 अगर सैंपल लिया जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विन का, तो 82 जो ट्विन्स हैं वो आपके पास एक ही एज में वो जो है वो इकट्ठा बैठना शुरू कर देते हैं। देन आपके पास डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस का क्या मतलब है कि आपके पास अगर डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो आपके पास इन्वायरमेंट के बलबूते के ऊपर वो एक ही एज में जो है वो इकट्ठा बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिगिनिंग टू वॉक 68%, 31%। यहाँ पे 31% जो बच्चे हैं वो एक ही उम्र में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हेयर कलर 39%, 22%, आई कलर 99.6%, डाई कॉन्कॉर्डेंस 28%, डायबिटीज 65% एंड 18%। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सारे जो है वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सभी को आप यूज़ भी नहीं कर सकते, सभी को जो है वो आप याद भी नहीं कर सकते। इनमें से जो है एक तो आई कलर को आप जो है वो याद रख लीजिए। ठीक है, दूसरा सिटिंग अप या फिर वॉकिंग में से आप जो है वो एक को याद रख सकते हैं। द ट्रेट्स सो द ट्रेट्स विद लार्ज जेनेटिक कंपोनेंट, उनके अंदर जो है वो मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा देन दी डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। ठीक है, उनका जो कॉन्कॉर्डेंस रेशियो जब निकाला जाएगा, यानी कि मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस ओवर डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस जब निकाला जाएगा, अगर ये आपके पास ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स का से है या फिर जीन्स का जो एक्सप्रेशन है एक ट्रेट को बनाने में, वो क्या है, वो ज़्यादा है। अगर मोनोजाइगोटिक ओवर डायजाइगोटिक जो आपके पास ये कम रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स का से है वो आपके पास जो है वो कम है। अगर जीन्स का से कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इन्वायरमेंट का जो से है, अगर जीन्स का से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का से कम हो गया। अगर जीन्स का से कम है तो इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का जो से है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो अगर इसका हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स हम निकालें तो क्या निकलेंगे, आपके पास जो है मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस माइनस डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस ओवर 100 माइनस डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हो दैट हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स दे आर इक्वल टू मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस माइनस डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस ओवर 100 माइनस डायजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को लिखना ही लिखना है। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्कॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस स्टडीज। ठीक है, इन कौन से मेथड्स के अंदर, ट्विन मेथड्स और ट्विन स्टडीज। ये किसके लिए होते हैं, फॉर द डिस्क्रीट ट्रेट्स। ठीक है, सो हेरिटेबिलिटी फॉर द सिटिंग अप इट इज 25%।
जब उसकी हेरिटेबिलिटी निकाली जाती है तो वो 25% आती है। यानी कि 100 में से 25% जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो किसका आता है, जीन्स का आता है। बाकी 75% कंट्रीब्यूशन किसका है, वो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट का है। हेरिटेबिलिटी ऑफ बिगिनिंग टू वॉकिंग इट इज 53%। इसका मतलब क्या है कि 53% कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास जो है वो जीन्स का आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट। और जो आपके पास 47% है वो जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट का आ रहा है। ठीक है जी। सो इस तरह से जो है वो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। कंक्रीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन लिख के आओगे नंबर मिलेंगे। मैं आपको कई ऐसे आंसर सिखाऊंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे अपनी सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मैं खुद दुविधा के अंदर था कि मैं नंबर कहाँ से काटूं। अगर ऐसे आंसर्स लिखोगे जिसमें एग्जामिनर को ये सोचना पड़ रहा है कि मैं नंबर कहाँ से काटूं, क्योंकि प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। 2 नंबर इंट्रोडक्शन के, 1.5 नंबर कंक्लूजन का। इंट्रोडक्शन के अंदर ये होना चाहिए, वो भी फुलफिल हो गया। बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक एक चीज़ फुलफिल हो गई। तो बंदा सोचता है कि मैं नंबर कहाँ से काटूं अब। तो आपके पास अगर आप कंक्रीट कंटेंट लिखोगे तो नंबर नहीं घटेंगे। ये हर चीज़ के लिए वैलिड है, किसी भी चीज़ में हो आप। देन द रियरिंग स्टडीज़। रियरिंग स्टडीज़ कंटिन्यूस ट्रेड्स के लिए जो है परफॉर्म की जाती हैं। उनके अंदर हेरिटेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, हेरिटेबिलिटी एच स्क्वायर, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू वेरिएंस और द वेरिएशन इन द डायजाइगोटिक माइनस वेरिएशन और द वेरिएंस इन द मोनोजाइगोटिक ओवर वेरिएशन इन द डायजाइगोटिक। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू एच इक्वल टू डायजाइगोटिक माइनस वेरिएंस इन दी मोनोजाइगोटिक ओवर वेरिएंस इन दी डायजाइगोटिक। तो इसको लिखना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल के सामने आया, ये जेनेटिक इंटरप्रिटेशन कितना आपके पास जीन्स का कंट्रीब्यूशन है वो आपको ह्यूमन ट्रेट्स के अंदर पता चलेगा। दे कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द क्रोमोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर आपके पास इन्वायरमेंट का क्या कैसे कितना से होता है, कौन से आपके पास क्रोमोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो हम इनसे निकाल सकते हैं। बिकॉज इन द क्रोमोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, जो क्रोमोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनके अंदर आपके पास जो हेरिटेबिलिटी है इट इज़ अबनॉर्मली हाई। ठीक है, इट इज़ अबनॉर्मली हाई। ठीक है, हेरिटेबिलिटी इट इज़ वेरी 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 हाई, बहुत हाई रहता है इसके अंदर। ठीक है, सो इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द ह्यूमन ट्रेट्स एंड हेरिटेबिलिटी। ठीक है, सो दीज आर दी ट्विन स्टडीज़। ये आपके पास जो है वो ट्विन स्टडीज़ बन जाती हैं। अगली आपके पास आती हैं को-ट्विन मेथड्स और द को-ट्विन स्टडीज़। इन द को-ट्विन मेथड्स द कीवर्ड इट इज़ कंबाइंड। ठीक है, इन द को-ट्विन, दिस इज को-ट्विन। इन द को-ट्विन मेथड्स बोथ द ट्विन्स यू डोंट नीड टू सेग्रेगेट देम। आपको ज़रूरत नहीं है उनको सेग्रेगेट करने की, सॉरी। तो आप जो है वो दोनों ट्विन्स को जो है वो मिलाते हो, दोनों ट्विन्स को आप कंबाइन करते हो और उनको जो है वो आप स्टडी करते हो। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं को-ट्विन मेथड्स। ठीक है, दे आर नोन एज द को-ट्विन मेथड्स। देन द एस्टिमेशन ऑफ द हेरिटेबिलिटी बाय यूजिंग द को-ट्विन स्टडीज। So the concept of the heritability, it can be used to separate the roles of the heredity and environment. Heredity और environment के roles को separate करने के लिए जो है वो आप use करते हो। So the heritability it can be defined as the proportion of the total phenotypic variance. ठीक है, तो आप जो है जब variance का मतलब basically जितना आपके पास ideal से आप हट रहे हो। ठीक है, सो हेरिटेबिलिटी इसके अंदर आप किस तरह से डिफाइन करते हो, वीपी से। वीपी का मतलब क्या है, टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस। ठीक है, बिकॉज आपके पास फिनोटाइप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो जेनेटिक वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आपके पास जो है हेरिटेबिलिटी एच स्क्वायर इट बिकम्स वीजी ओवर वीपी। वीजी का मतलब क्या है कि कितना आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाकी ट्विन से आपसे अलग है।
ठीक है। VG का मतलब क्या है, जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, और वेरिएशन। VP का मतलब क्या है कि कितनी आपकी शक्ल जो है वो अलग है, शक्ल का मतलब फिनोटिपिक वेरिएंस, ठीक है, कितना जो है वो आपके पास फिनोटाइप्स के अंदर वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। सो H इक्वल्स टू VG ओवर VP, ठीक है। सो आपके पास VG जो आपके पास इट इज इक्वल टू द VG इज इक्वल टू VA प्लस VD प्लस VI, ठीक है, वेयर VA इट इज द एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, VD इज इक्वल टू द वेरिएशन ड्यू टू डोमिनेंस एंड VI इज इक्वल टू जेनेटिक इंटरेक्शन। जेनेटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास देखिए जनरली आपके पास मेंडल क्या कहते हैं, दैट देयर इज अ लॉ ऑफ, एक आपके पास लॉ है वन जीन और वन फैक्टर, एक वन जीन वन ट्रेट का लॉ है कि आपके पास एक जीन है वो एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है। जेनेटिक और जीन इंटरेक्शन क्या कहता है कि आपके पास दो या फिर दो से ज़्यादा जीन्स मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उनकी इंटरेक्शन की वजह से आपका जो ट्रेट है, आपकी जो फिजिकलिटी है वो चेंज हो सकती है। दैट इज द वेरिएंस ड्यू टू द जीन इंटरेक्शन, उसको हम वेरिएंस कहते हैं ड्यू टू द जीन इंटरेक्शन। वेरिएंस ड्यू टू डोमिनेंस, अब आपके पास कोई डोमिनेंट ट्रेट है तो दूसरे जीन्स का जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो दब जाता है। उसके अंदर जब आपके पास एक डोमिनेंट ट्रेट होता है तब आपके पास इन द केस ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो जीन की सुनी जाती है, बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। जो आपके पास उसके अंदर इन्वायरमेंट का से है वो दब जाता है, दूसरे जीन्स का से है वो दब जाता है। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का मतलब क्या है कि टोटल वेरिएंस से आप इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। सो VG इज इक्वल टू VA VD प्लस VI, ठीक है। सो अगर नहीं भी समझ में आ रहा, इस यू आर बॉग डाउन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे जो है लिख के जो है वो पूछ सकते हैं। एवरीवन हैज़ माई नंबर, हर किसी के पास मेरा नंबर है। अगर नहीं भी है तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जो है वो मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये जो है वो वेरिएंस का फार्मूला होता है d² ओवर n, ठीक है। जनरली जो भी स्टैटिक्स पढ़ता है उसको जो है वो इस चीज़ के बारे में पता रहता है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ट्विन स्टडीज़, ट्विन स्टडीज़ का यूज़ क्या है, टू एस्टिमेट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्टर। एक करेक्टरिस्टिक्स को बनने के अंदर कितना हेरिडिटी लगता है और कितना जो है वो इन्वायरमेंट लगता है, वो आपको जो है वो इससे पता चल जाता है। तो जो आपके पास नेचर नर्चर का इंटरेक्शन है वो किस तरह से हो रहा है वो आपको जो है वो इससे पता चल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ड्रग टेस्टिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक डिसीजेज, जेनेटिक डिसीजेज किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, किस तरह से जो है वो आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बदल सकते हो ताकि जेनेटिक डिसीजेज का जो ट्रांसमिशन है उसको कम किया जा सके। द ट्विन स्टडी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर जेनेटिक्स। बिहेवियर जेनेटिक्स यानी कि आपके पास क्या चीज़ें बिहेवियर के अंदर, क्या चीज़ें जेनेटिकली डिटरमाइंड हैं, क्या चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो कल्चरली डिटरमाइंड है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए आपके पास जो है ट्विन स्टडीज़ जो हैं वो कारगर साबित होती हैं, आपके काम आती हैं। अब दो केस स्टडीज़ हैं, ठीक है। आपने देख लिया हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स, देख लिया दोनों केसेस के अंदर, देख लिया इन द केस ऑफ द डिस्क्रीट रेट्स भी देख लिया, इन द केस ऑफ द कंटिन्यूस रेट्स भी देख लिया। दोनों केसेस के अंदर आपने हेरिटेबिलिटी को किस तरह से एस्टिमेट करना है आपने जो है वो उसका फार्मूला जो है वो देख लिया है, ठीक है। नाउ द केस स्टडी, ठीक है। अब थ्योरी हो गई, थ्योरी के बाद अब जो है वो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। वाल्टर जबलोंस्की ने जो है वो सबसे पहले एक क्लासिकल ट्विन स्टडी जो है वो परफॉर्म की थी। उन्होंने जो है वो 52 ट्विन पेयर्स को जो है वो लिया, ठीक है। सो उसके अंदर
उन्होंने देखा कि कितनी आपके पास जो है वो आँखों का जो रंग है उसके अंदर हेरिडिटी जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो काम करती है। सो जबलॉन्स्की examined the eyes of 52 pairs and by comparing the size of within pair differences between the identical and non-identical twins was able to infer the heritability of the traits। और इनका जो है वो आपके पास जो कंक्लूजन आता है वो यही आता है जो कंक्लूजन हमें अपनी स्टडीज़ के अंदर से मिला था कि आपके पास जो है अगर आई कलर की बात हो तो आई कलर के अंदर जो हेरिटेबिलिटी है वो पूरी तरह से जो है वो डोमिनेंट रहती है। हेरिटेबिलिटी जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट की तरह डोमिनेंस जो है वो अपना बना के रखती है, दबदबा बना के रखती है। जीन्स की ज़्यादा सुनी जाती है, इन्वायरमेंट की कम सुनी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो 1990 के अंदर जो है वो बुटचर्ड जूनियर, थॉमस जे बुटचर्ड जूनियर जो है वो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के अंदर एक स्टडी कंडक्ट करते हैं। बहुत बहुत फेमस रिसर्च है और ये रिसर्च जो है वो आज तक एक जो एक नेचर नर्चर डिबेट का कारण जो है वो बनी हुई है। सो उन्होंने जो है वो आईक्यू को जो है वो एनालाइज किया, ठीक है। अलग अलग उन्होंने ट्विन्स लिए, उनको जो है वो उनके आईक्यू को जो है वो एनालाइज किया। उनके आईक्यू को एनालाइज करने के बाद वो ये इन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं कि एक जो आईक्यू जो है, आईक्यू इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनस जेनेटिक इनहेरिटेंस। अगर आपके पेरेंट्स का आईक्यू हाई है सो इट डजेंट मैटर और इट मैटर्स वेरी लेस कि आप जो है वो कौन से सर्कमस्टांसेस या फिर आप जो है वो कौन से इन्वायरमेंट के अंदर नर्चर हुए हो। इट मीन्स वेरी लेस। आपका जो है वो आईक्यू, देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो है वो आईक्यू ज़्यादा ही होगा। सो जो आपका आईक्यू है इट इज़ हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनस हेरिटेज। एक इंसान के हेरिटेज से जो है वो ज़्यादा, हेरिटेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा निर्भर करता है। अब व्हाट आर द इश्यूज़ विद द ट्विन स्टडीज़? बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, हमने क्या कुछ किया, पहले हमने देखा कि आप जो है वो किस तरह से अलग अलग कर सकते हो, कैसे जो है वो आप ट्विन्स को अलग अलग कर सकते हो, मोनोजाइगोट्स को अलग कर सकते हो, डाइजाइगोट्स को अलग कर सकते हो। तो आप जो है वो ट्विन स्टडीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। उसके अंदर हमने जो है वो एनालिसिस करके देखा। हमने जो है वो हेरिटेबिलिटी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रीट ट्रेट्स एंड द कंटिन्यूस ट्रेट्स दोनों को देखा। फिर आगे एक छोटा सा पार्ट आ गया को-ट्विन स्टडीज़ का, जिसके अंदर हमने दोनों को अलग अलग नहीं किया, मोनोजाइगोट्स को और डाइजाइगोट्स को अलग अलग नहीं किया। उसके अंदर हमने वेरिएंस को डेवलप करने की कोशिश की। वेरिएंस का मतलब क्या है, आपके पास जो फिनोटिपिक वेरिएंस है और जीनोटिपिक वेरिएंस दोनों को हमने जो है वो उसका रेशो निकालने की जस्ट कोशिश की कि हम दोनों का रेशो निकाल के भी जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग कर पाना आपके पास जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। फिर जो है वो हमने कुछ केस स्टडीज़ की। केस स्टडीज़ के अंदर जो है, बिकॉज दीज आर क्लासिकल केस स्टडीज़, ये भी लिखनी जो है वो बनती हैं आपकी। अब जो है व्हाट आर द इश्यूज़ विद द ट्विन स्टडीज़? ट्विन स्टडीज़ के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? डज नॉट एक्चुअली स्पेसिफाई द जेनेटिक इन्वायरमेंट कंपोनेंट, ठीक है। आपके पास क्या जेनेटिक कंपोनेंट है, क्या इन्वायरमेंट कंपोनेंट है, इस चीज़ को जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाती। आप सिर्फ यही बता पाते हो कि कितने % जेनेटिक कंपोनेंट है, वो भी जो है वो इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपरली काउंटेड और इट इज़ नॉट प्रॉपरली इनकैप्सुलाइज्ड। So it does not recognize the nature, location or the behavior of the gene. जीन का बिहेवियर क्या है, जीन का नेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरह से वो एक्ट कर रही है, उसके बायोकेमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या हैं, हर एक चीज़ को वो जो है वो आप टारगेट नहीं कर सकती, सिर्फ परसेंटेज आपको जो है वो पता चल सकती है। देयर आर सर्टन कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आपको ये पता चला है कि इंटेलिजेंस जो है वो आपके जेनेटिक मेकअप के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। आगे चल के हम फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ करेंगे। फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि वो भाई साहब बिल्कुल उल्टा कह देंगे। हम जो है शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ करेंगे। शिकागो यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल इससे उल्टा चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपके पास जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो जिम्मेदार होती हैं, आपकी जो हेरिटेबिलिटी है वो तो बहुत कम जिम्मेवार है।
वो इतना डोमिनेट नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आपका इन्वायरमेंट है वो डोमिनेंट है। वो ठीक इससे विपरीत, ठीक इससे कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हमें कंक्लूजन्स ला के दे देंगे। सो दीज कैरेक्टर्स दे आर वेरी वेरी कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। सो इट अज्यूम्स द मोनोजाइगोटिक ट्विंस दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनके आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दैट आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, दे आर नॉट फुली आइडेंटिकल एट ऑल, ठीक है। सो कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट the intrauterine environment component and its influence, ठीक है। there are two kinds of environment, दो तरह के environment हैं आपके पास। एक होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन environment, जिस environment के अंदर हम आप दोनों हो। एक्स्ट्रा यूट्राइन environment यानी कि जो environment बच्चे को पैदा होने के बाद मिलता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन। इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट इज जो बच्चे को जो है वो यूट्रस के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को अलग अगर आपने स्पेसिफाई करना हुआ कि कौन से ट्रेट्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट एंड विच आर द ट्रेट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट, दे कैन नॉट बी स्पेसिफाइड हेयर। वो जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए जा सकते। So it cannot be applied to analyze the traits like the congenital malformation. Congenital malformation के जो आपके पास traits हैं उनके अंदर भी आप जो है वो इसे अच्छी तरह से जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। A majority of the environmental factors they are still being neglected. बहुत सारे environmental factors होते हैं जिनको आप जो है वो neglect कर देते हो, जैसे for example intrauterine environment की ही बात कर ली जाए तो, ठीक है। बाय देयर नेचर एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल सैम्पल साइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वान्टिटेटिवली एनालाइज द रिजल्ट्स, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ट्विंस देखो पैदा होते नहीं हैं, ट्विंस होना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ट्विंस का जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो आपके पास इतना छोटा सैम्पल साइज़ होने की वजह से आप जो है वो एक प्रॉपर रिजल्ट जो है वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। सो इंटर पॉपुलेशन वेरिएशंस दे आर ऑल्सो नॉट अकाउंटेड फॉर। आपके पास इंटर पॉपुलेशन वेरिएशंस हैं, ठीक है। इंटर पॉपुलेशन वेरिएशंस कैसे, आपके पास देयर आर रेशियल वेरिएशंस, रेशियल वेरिएशंस होती हैं जो है आपके पास जो है वो आपके पास क्लास वेरिएशंस होती हैं। सो दीज आर द इंटर पॉपुलेशन वेरिएशंस, उनको जो है वो हम अकाउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास एक रेस के अंदर जो है वो जीन्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, दूसरी रेस के अंदर जो है वो जीन्स कम डोमिनेट कर रहे हो। दीज सिनेरियोज दे कैन ऑल्सो भी पॉसिबली फॉर्म्ड, ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं आपके पास, लेकिन ऐसे सिनेरियोज को जो है उनको प्रॉपरली जो है वो अकाउंट नहीं किया गया इनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर ट्रेट मे डिफर in one population for the genetic reason, the same trait in another population may differ due to the environment influence, ठीक है। So there is twinning or twining by the nature in itself, the twinning by nature is itself a very rare phenomena। वही बात कि सैम्पल साइज बहुत छोटा होता है, जो आपके पास जो ट्विनिंग है यानी कि जुड़वा बच्चा पैदा होना जो है वो आपके पास ऑलरेडी बहुत रेयर फिनोमिना है। द एक्सपेरिमेंट टेंड्स टू अज्यूम दैट वन जीन इट अफेक्ट्स द इट अफेक्ट्स वन बिहेवियरल ट्रेट। मॉडर्न जेनेटिक रिसर्च इट इज़ शोइंग कि आपके पास बहुत सारी जीन्स होती हैं जो कि बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर आती हैं और फिर जाके एक बिहेवियर ट्रेट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाती हैं, ठीक है। So these are the reasons why the twin and the co-twin studies they are neglected. ट्विन और को-ट्विन स्टडीज़ को जो है वो आपके पास जो है वो खारिज किया गया है। उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो एक आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक इसके अंदर चीज़ थी वो ये थी स्मॉल सैम्पल साइज़। जो सैम्पल साइज़ था वो आपके पास बहुत छोटा था, इट वॉज वेरी स्मॉल। तो आपके पास इसको
कंप्लीमेंट करने के लिए एक और तरह की स्टडीज़ जो हैं वो बनाई गई, ठीक है, अंडर दिस डिबेट ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर की डिबेट को सॉल्व करने के लिए एक और तरह की जो है वो आपके पास जो है स्टडीज़ बनाई गई, जिनको हमने कहा फॉस्टर चाइल्ड मेथड और द फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़। जैसे आपके पास शिकागो स्कूल ऑफ स्टडीज़ आ जाती हैं फॉस्टर चाइल्ड की। So it is another method to analyze the influence of the heredity and environment in the development of the traits। ठीक है, एक और मेथड है आपके पास। इस मेथड के अंदर होता क्या है कि आप अलग अलग सोशल ग्रुप से जो है वो आप जो है वो बच्चे ले लेते हो, ठीक है, रैंडमली उठाते हो बच्चों को, ठीक है, रैंडमली जो है वो आपके पास बच्चों को जो है वो उठाया जाता है, बच्चों को जो है वो लिया जाता है। इन बच्चों को शफल करके फिर कुछ बच्चों को जो है वो गुड होम्स के अंदर डाल दिया जाता है, कुछ बच्चों को जो है वो एवरेज होम्स के अंदर डाल दिया जाता है, और कुछ बच्चों को जो है वो पुअर होम्स के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। अलग अलग होम्स के अंदर बच्चों को जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम दे आर टेस्टेड। उनको जो है वो हर एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस जो है वो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट होगी तो गुड होम्स के जो आपके पास बच्चे हैं वो सारे के सारे बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अगर इन्वायरमेंट कंपोनेंट नहीं होगी तो गुड होम्स में जो है वो वेरिएंस बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि गुड होम्स के अंदर हर एक सोशल क्लास और रेस के जो है वो बच्चे आए हैं। एवरेज होम के अंदर भी ऐसा ही है, पुअर होम्स के अंदर भी ऐसा ही है, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, अगर आपके पास गुड होम्स के अंदर सारे बच्चों का रिजल्ट सेम आया, यानी कि सारे बच्चों का रिजल्ट सिमिलर आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आपकी आईक्यू है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जो है वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा निर्भर करती है, गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पास जो है द स्टडी इट रिवील्ड दैट द मीन आईक्यू of the adopted children that was greatly influenced by the quality of the homes that they were put in the good homes। जो आपके पास एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के वो 112 पॉइंट आए, एवरेज होम के अंदर 105 पॉइंट आए, और आपके पास पुअर होम के अंदर 90 पॉइंट आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, कितने पॉइंट्स आए, ये केस स्टडी है, ठीक है। जब आपके पास लेट से फॉस्टर चाइल्ड मेथड के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इन चीज़ों को आपको लिखना है। पुअर होम्स के अंदर कितने नंबर आए, एवरेज होम्स के अंदर कितने नंबर आए, गुड होम्स के अंदर कितने नंबर आए, इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना है, वहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। ऑसबॉर्न इन 1951, ऑसबॉर्न ने क्या किया कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपने कुछ गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो लॉन्च की कि अगर आप फॉस्टर चाइल्ड मेथड को अपनाना चाहते हो तो आप जो है वो क्या गाइडलाइंस जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला था कि आपके पास जो है जितनी जल्दी आप बच्चों को फॉस्टर होम्स के अंदर पुट कर सको उतनी जल्दी पुट करो। पैदा होते ही जो है वो बच्चों को जो है वो फॉस्टर होम्स के अंदर पुट कर दिया जाए, जितनी सफिशेंटली अर्ली, जितनी अर्ली जो है, जितनी जल्दी जो है वो आप फॉस्टर होम्स के अंदर बच्चों को पुट कर सको उतनी जल्दी जो है वो आप पुट कीजिए। सिलेक्टिव प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेशियल सिलेक्शन जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप होता क्या था कि आपके पास जो वाइट लोगों के बच्चे थे, कुछ रेसिज्म का ऐसा कंपोनेंट था उस टाइम के ऊपर कि जो वाइट कलर के जो बच्चे थे उनको एक होम के अंदर डाल दिया जाता था, ब्लैक कलर को एक होम के अंदर डाल दिया जाता था, हिस्पैनिक्स को एक होम के अंदर डाला जाता था। तो ऑसबॉर्न कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। सो द सैंपल फ्रॉम द वेरियस सोशल लेवल्स इट शुड बी सिलेक्टेड। अलग अलग सोशल लेवल से जो है वो आपका सैंपल जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। शुड नॉट बी फ्रॉम वन पॉपुलेशन, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन से जो है वो आपके पास एक घर के अंदर जो है वो बच्चे नहीं आ जाने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस, ये जो है वो आपके पास ऑसबॉर्न की गाइडलाइंस हैं। देन आपके पास इश्यूज क्या आते हैं, व्हाट आर द इश्यूज। पहला एथिकल इशू है। एथिकल इशू कि एक माँ से उसका बेटा ले लेना अब
हाउ इट इज़ साइंस के नाम के ऊपर किस तरह से आप ये कर सकते हो, व्हाट अबाउट द इमोशंस, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कुछ एथिकल इश्यूज जो है वो आते हैं, ओके। और इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत एथिकली जो है वो लोगों को झेलने पड़े हैं। जब मिनेसोटा स्टडीज़ आई थी तो आपके पास जो है वो रेसिज्म की जो भावना है लोगों के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने जो है वो जो ब्लैक्स थे उनको कहना स्टार्ट कर दिया दैट यू डिज़र्व टू बी स्लेव्ड, आपको तो स्लेव होना चाहिए, ठीक है। जो शिकागो स्टडीज़ हैं उनमें अगेन इसके ऊपर भी जो है वो इल्ज़ाम लगे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, लिबरल्स ने ये स्टडीज़ करवाई हैं। वो स्टडीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि वो स्टडीज़ जो है वो कंजर्वेटिव्स ने करवाई हैं, उनके अंदर भी गलतियाँ थीं, ठीक है। सो आपके पास जो है ओनली रियलाइजेस नॉट ओनली स्पेसिफाइज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आईक्यू को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये जो है वो हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो द कम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स दे कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी वन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ये आईक्यू जैसे बहुत कम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, आईक्यू के अगर आप कंपोनेंट्स को निकालने बैठो तो बहुत सारे खुद कंपोनेंट्स निकल आएंगे। कौन सा कंपोनेंट इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, यू कैन नॉट सिंपली एक्सप्रेस, आप इन चीज़ों को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। देन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वायरमेंट फैक्टर्स दे आर स्टिल नेग्लेक्टेड, ठीक है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जैसे आपके पास इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट, भाई कैसे जो है वो आप इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लोगे, कैसे जो है वो आप इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट को कंपेयर कर लोगे, इसके जो है वो आपके पास मेथडोलॉजी नहीं है आपके पास, ठीक है। सो आपके पास जो है बहुत चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को क्योंकि आप कंप्यूट ही नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर चीज़ें जो कि माँ की कोख के अंदर बच्चे को मिलती हैं उनको हम जेनेटिक ही मान लेते हैं। सो दे आर फॉल्सली एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स, उनको जेनेटिक्स में ही हम जो है वो रख लेते हैं कि ठीक है जेनेटिक्स में जाने दो, क्योंकि मेथड ही नहीं है हमारे पास कोई, ठीक है। नाउ द केस स्टडी ऑफ द सिजोफ्रेनिया, बहुत क्लासिकल केस स्टडी है ये सिजोफ्रेनिया की केस स्टडी। So the modes of inheritance, मोड ऑफ इनहेरिटेंस सिजोफ्रेनिया का क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ नॉन मेंडलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। नॉन मेंडलियन क्यों है? क्योंकि आपके पास इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है सिजोफ्रेनिया को और आपके पास हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, जीन्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं। फैमिली स्टडीज़ क्या कहती हैं आपके पास? सॉरी फैमिली स्टडीज़ कहती हैं द बेटर रिसर्च टेक्निक्स यील्डेड estimates of an average lifetime risk, it is around 5 to 10%। अगर आपकी मदर सिजोफ्रेनिक है तो आपको 5 से 10% चांसेस हैं कि आपको भी जो है वो सिजोफ्रेनिया होगा। अमंग द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, अगर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं विद द सिजोफ्रेनिया वर्सेस 2.5 to 6% अमंग द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपकी मदर अलग इन्वायरमेंट में रह रही है और बचपन में आपको जो है वो अलग कर लिया गया था, आप अलग होम में अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है दैट विल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, वो बहुत हद तक जो है वो गिर जाता है, ठीक है। व्हाट डज ट्विन स्टडीज सेज? ट्विन स्टडीज क्या कहती हैं? द कॉनकॉर्डेंस रेट ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विन इट इज 40 to 50%, ठीक है। जो मोनोजाइगोट्स का रेट है कॉनकॉर्डेंस, यानी कि एक अगर सिजोफ्रेनिक है बच्चा तो दूसरा बच्चा भी अगर मोनोजाइगोटिक है तो वो जो है वो 50% to 40% चांसेस है कि दूसरा बच्चा भी जो है वो आपके पास सिजोफ्रेनिक ही निकलेगा, वर्सेस 10% ऑफ द डाइजाइगोटिक, ठीक है। सो आपके पास जो है तो सो अमंग द डिस्कॉर्डेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख दो बहुत है, इसको रहने दो, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ट्विन स्टडीज़ क्या कहती हैं कि बहुत हाई फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट के वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जो है इट इज़ अगेन 60% चांसेस जो है वो इन्वायरमेंट के हाथ ही में ही है। जो आपके पास बाकी 40% चांसेस हैं, लगभग 40% चांसेस हैं, वो अभी भी जो है वो आपके पास जेनेटिक के हाथ में होते हैं। सो अगर आप इन्वायरमेंट को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो
तो आप जो है वो बच्चे को बचा सकते हो, सिजोफ्रेनिक वो नहीं होगा। ठीक है। देन अडॉप्शन स्टडीज़ और फॉस्टर चाइल्ड स्टडीज़। अगर आप बच्चे को अफेक्टेड मदर से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अलग कर लेते हो, बर्थ वर्सेस कंट्रोल का मतलब है अलग कर लेते हो, तो अगेन सिजोफ्रेनिक होने के चांसेस एक्सपोनेंशियली ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज द वेरी क्लासिक केस स्टडी ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया की बहुत क्लासिक केस स्टडी है आपके पास। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो हम ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो 90s के अंदर पूछे जाते थे वैसा क्वेश्चन जो है वो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कर लोगे आप ऑलरेडी कि आपके पास जो है वो ट्विन स्टडीज़ क्या हैं, को ट्विन स्टडीज़ क्या हैं, दैट वी कैन डू नाउ। एक्सप्लेन हाउ नेचर एंड नर्चर play their part in development of traits in children। ठीक है। Introduction. In the introduction you will write about the असेंस ऑफ द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन की असेंस क्या है? असेंस क्या है कि आपके पास जो है देयर आर सर्टन कम्प्लेक्स ट्रेट्स आपके पास, लाइक इंटेलिजेंस, कुछ आपके पास कम्प्लेक्स ट्रेट्स होते हैं इंटेलिजेंस जैसे, जो कि आपके पास नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और जो है वो नर्चर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। दे कैन बी एनालाइज्ड। देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिख दिया, ट्रेड्स के बारे में लिख दिया, यानी कि क्वेश्चन का असेंस लिख दिया। अब उसके बाद आगे मैंने लिखा कि आपके पास उसको किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, यानी कि मैं नीचे क्या लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जैसे इंटेलिजेंस, जो कि नेचर के ऊपर भी और नर्चर के ऊपर की, नेचर का ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए कि आपके पास हेरिडिटी के ऊपर भी और आपके पास कल्चर के ऊपर भी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी निर्भर करते हैं। ठीक है। दे कैन बी डायग्नोज्ड बाय ट्विन स्टडीज़। ट्विन स्टडीज़ के अंदर आप जो है वो डायजाइगोटिक, कॉन्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़ और हेरिटेबिलिटी एनालिसिस या फिर रियरिंग स्टडीज़ के बारे में जो है वो आप लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। को ट्विन स्टडीज़, यहाँ पे वेरिएंस। देन आपके पास तीसरा कौन सा है, फॉस्टर चाइल्ड मेथड। इस तरह से जो है वो आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब आपके एग्जामिनर को पता चल गया कि मुझे नीचे क्या मिलेगा। ठीक है। पहले जो है वो आप ट्विन स्टडीज़ की बात कीजिए, दोनों के लिए बताइए कि जो है वो आपके पास आप क्या कर सकते हैं फॉर द डिस्क्रीट ट्रेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रेट्स के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं। दोनों के लिए आप बता दीजिए आप क्या कुछ जो है दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। गिव द फार्मूला दे दीजिए, दोनों के लिए फार्मूला दे सकते हो आप। फिर जो है आगे राइट अबाउट द को-ट्विन मेथड्स। ठीक है। यहाँ पे अगर आप केस स्टडी लिखना चाहते हैं, टाइम है, केस स्टडी लिख दीजिए, एक आध केस, जब्रॉन्स्की की केस स्टडी लिख सकते हो। ठीक है। केस स्टडी जो है वो आप लिख दीजिए। देन आप जो है वो को-ट्विन मेथड्स के ऊपर आइए और वेरिएंस के बारे में बताइए। ठीक है। वेरिएंस के बारे में बताने के बाद इट इज़ बेसिकली वी पी ओवर वी जी। ठीक है। सो दिस इज़ द वेरिएंस। ठीक है। दिस इज़ एच। ओके। फिर उसके बाद जो है जस्ट राइट 1 और 2 एथिकल इश्यूज़, अपने एथिकल इश्यूज बताइए इसके साथ क्या है। देन आप जो है यू कैन, और कुछ जो है वो लिमिटेशंस बताइए। देन यू कैन गो टू दी नेक्स्ट पोर्शन। अगला पोर्शन कौन सा है आपके पास, यहाँ पे कौन सा लिखा था, फॉस्टर चाइल्ड मेथड के बारे में बताइए। फॉस्टर चाइल्ड मेथड के अंदर कैसे आपके पास मेथडोलॉजी क्या है, उसके स्टेप्स लिखिए। फिर उसके बाद जो है वो आप शिकागो चाइल्ड स्टडीज़ जो हैं वो कैसे हैं
वो लिखिए, उसके एथिकल इश्यूज लिखिए, ठीक है। वहाँ पे आप जो है वो पॉइंट्स के बारे में लिखोगे, ठीक है। 115.109 एवरेज होम्स के अंदर, वहाँ पे 90 के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप पॉइंट्स के बारे में लिखोगे, गुड होम्स के अंदर, एवरेज होम्स के अंदर, पुअर होम्स के अंदर क्या क्या जो है वो आपके पास पॉइंट्स मिले हैं। देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन आप जो है वही कर सकते हो कि आपके पास जो है, ऑल दो दिस इंटरेक्शन इट इज़ वेरी डिबेटेबल, इट इज़ वेरी कंपाउंड, बट स्टिल वी कैन ईजिली कंक्लूड, आप आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हो कि इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन चिल्ड्रन, दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास काम आती हैं। आपके पास जो हेरिटेबिलिटी है, जो आपके पास जीन्स हैं, वो भी काम करती हैं, और जो आपके पास जो है हेरिटेबिलिटी भी काम करती है, और हेरिटेबिलिटी के साथ जो है वो आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो भी जो है वो कारगर, वो भी जो है वो काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लिख के इस चीज़ को कंक्लूड कीजिए। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से जो है वो आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है, इस तरह से एक बढ़िया आंसर जो है वो आपका लिखा जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ राइट द आंसर, और जो है वो आप यहाँ पे इस नंबर के ऊपर जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। और यू कैन डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप, आप O2IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है वो आप इसको जो है वो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपका। थैंक यू वेरी मच।